तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। तो फर्स्ट इसमें मुझे बताना चाहिए आप लोग को रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर spherical surfaces, refraction formula for spherical surfaces। तो फर्स्ट देखते हैं अपन फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। जब ये फॉर्मूला बता रहा हूं तो बच्चों अभी मैंने लेंस स्टार्ट नहीं किया, मैंने बोला है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो अभी फिलहाल मैं स्फेरिकल सरफेस जो ले रहा हूं कॉन्वेक्स, तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने कोई कॉन्वेक्स सरफेस लिया है, ये ग्लास का है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल, और इस स्फेरिकल सरफेस का डेफिनेटली किसी स्फीयर का पार्ट है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे इसी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यदि हम इसको पोल से ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस रिफ्रैक्शन सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस से इमेज कहां बनेगी? तो बिल्कुल वही बनेगी जहां रिफ्रैक्टेड रेस मीट करेंगी। तो हम रिफ्रैक्टेड रेस मीट करने के लिए टू रिफ्रैक्टेड रेस होनी चाहिए, और टू रिफ्रैक्टेड रेस के लिए टू इंसिडेंट रेस होनी चाहिए। तो एक इंसिडेंट रे हमने ओपी डायरेक्शन में इंसिडेंट की है, और पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ये पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नो डाउट रेडियस हमेशा सरफेस पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब इंसिडेंट रे रेडियस के डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, और जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, मैंने समझाया है, उसकी बेंडिंग नहीं होती है। यदि उसके लिए जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है, और इसलिए रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। एक रे हमने ऐसी इंसिडेंट की है पी ए, अब इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो हमको मालूम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको सी से ज्वाइन कर दो, ये भी क्या है? रेडियस है, क्योंकि जो स्फेरिकल सरफेस होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट, तो उसके लिए सब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब रेडियस है। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये भी रेडियस हो गया क्योंकि किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी स्फीयर का रेडियस है, इसलिए इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। अब रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये भी परपेंडिकुलर हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों रे कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, एयर और ये ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू, रेयर टू डेंसर, इसलिए डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसे जाएगी, है ना? ये रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन हो गया, ये वाली रिफ्रैक्टेड रेस ऐसी है, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जाकर यहाँ पर रियली मीट कर रही हैं, इसलिए ये होगी
इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा एंगल आर। अब यहां पर बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बाय स्नेल्स लॉ। व्हाट इज म्यू? The refractive index of second medium with respect to first. अब second medium glass है, मतलब बोल सकते हैं refractive index of glass with respect to air, या refractive index of denser medium with respect to rarer. लेकिन इसमें बच्चों if I is very less, यदि I small है तो sin I is equal to I, और यदि I स्मॉल है तो R भी स्मॉल होगा, तो फिर sin R is equal to R। स्मॉल एंगल्स के लिए आप लोगों को पता है sin थीटा is equal to थीटा, तो sin I is equal to I, sin R is equal to R। इसका मतलब म्यू is equal to I upon R। तो I is equal to म्यू into R, I is equal to म्यू into R। अब यहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है सपोज बीटा, और रिफ्रैक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो सपोज गामा। तो इस कंडीशन में यदि हम बोलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, सॉरी ओ ए सी, ओ ए सी, इस ट्रायंगल में आई क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो आई इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ACI, इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इज इक्वल टू जाएगा R प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, मतलब R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो इस तरीके से हमने I और R की वैल्यूज फाइंड कर ली है अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में। इन वैल्यूज पर ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले, तो बाय 1 I की जगह जाएगा अल्फा प्लस बीटा म्यू इनटू R की जगह जाएगा बीटा माइनस गामा, मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू बीटा माइनस म्यू इनटू गामा। अब ट्रांसफर कर दें तो अल्फा प्लस म्यू गामा इज इक्वल टू म्यू बीटा माइनस बीटा, या फिर अल्फा प्लस म्यू गामा इज इक्वल टू बीटा कॉमन निकाल लो म्यू माइनस 1। अब यहां पर जो हमको ये टर्म आई है, जो स्टेप आई है, इसमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे? तो आप सबको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू आर्क एपी अपॉन रेडियस पीओ। तो क्या लिखोगे आप? एपी अपॉन पीओ।
मतलब एपी अपॉन, ये पीओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो एपी अपॉन यू, बीटा इज इक्वल टू आर्क एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी मतलब क्या है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, गामा इज इक्वल टू, तो ये भी एंगल है आर एपी अपॉन पी आई, तो एपी अपॉन पी आई, एपी अपॉन पी आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, जिसको हम लोग किससे, वी से डिनोट करते हैं, वी से। अब साइन कन्वेंशन बच्चों अपन को वही लेना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये इंसिडेंट रे, इसके अपोजिट केवल u1 नेगेटिव था तो माइनस u, तो इसका मतलब यहां पर अपन को बस ap अपॉन माइनस u। अब इन वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए, ये स्टेप अपनी कंटिन्यू जाएगी। तो अल्फा की जगह जाएगा ap अपॉन माइनस यू प्लस म्यू इंटू गामा, तो गामा आपको पता है AP अपॉन B इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू माइनस 1, तो बीटा आपको पता है AP अपॉन R इंटू म्यू माइनस 1, अल्फा, गामा और बीटा, इनकी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। अब आप देखें तो AP कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बच रहा है म्यू अपॉन बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए मैंने ड्राइव किया है, what is mu, refractive index of second medium with respect to first, what is u, distance of object from pole, what is v, distance of image from pole, what is r, radius of curvature। तो बच्चों यह है, मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखे। तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो बच्चों जैसे अपन ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेवलप किया था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, बिल्कुल सेम वैसा ही हम लोग डेवलप करेंगे कॉन्केव सरफेस के लिए। थोड़ा सा डायग्राम जरूर टफ हो जाता है क्योंकि इसमें ये होगा पोल, यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये स्फेरिकल सरफेस का इस तरीके से स्फीयर है, सेंटर ये आएगा। अब सपोज आपने यहां ऑब्जेक्ट को रखा तो ऐसे रे जाएगी, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हमने रे इंसिडेंट किया, ये OA, एक OP डायरेक्शन में स्ट्रेट निकल जाएगी और एक OA डायरेक्शन में, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको आपने C से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो नॉर्मल होता है। अब रे जा रही है एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, इसलिए रे डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरीके से।
ऐसे डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बच्चों ये है रिफ्रैक्टेड रे और एक रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, यहां पर अपीयर होगी मीट होती है आई पर। तो व्हाट इज आई? ऑब्जेक्ट ओ की वर्चुअल इमेज, है ना। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं एक बार फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं आपको। ये कॉन्केव सरफेस, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट होल एक ओपी डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रही है। ये हो गया आपका एक और इंसिडेंट रे ओ ए को हमने सी से ज्वाइन किया, ये रेडियस जाएगा, रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल हो गया। regarding air to glass, rarer to denser state डेविएट होगी towards normal ऐसा। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है, तो रियली तो मीट करेंगे नहीं, पीछे एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर हो रही है मीट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओ की ये आई क्या है? वर्चुअल इमेज। पीओ को क्या बोलोगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो -2 से डिनोट करोगे। पीआई क्या होगा? -v। पीसी क्या होगा? -r। अब फिर से ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये आर है, इसी में आपने इसी को पीछे एक्सटेंड किया रिफ्रैक्टेड रे को, और ये आपने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था उसको पीछे एक्सटेंड किया। तो जब ये आर है तो ये एंगल भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था वो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर है, ये तो इसका अपोजिट ये भी आर होगा, क्योंकि देखो आप ये जो आपका था ना नॉर्मल, इसी को पीछे एक्सटेंड किया है और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया, ये एंगल बन गया। अब सपोज इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा, ए आई और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल बीटा, और ये जो एंगल बन रहा है वो सपोज गामा। तो बिल्कुल जैसा हमने पहले डिराइव किया हुआ बिल्कुल सेम वैसे, क्या बोलोगे? बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ mu is equal to sin I upon sin R. But same is that if I is very small, then sin I is equal to I. I कम होगा तो R तो और कम हो जाएगा, क्योंकि ये डेविएट होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, तो फिर sin R is equal to R. तो mu is equal to I upon R.
इसका मतलब I इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से आई और आर की वैल्यूज निकालिए अल्फा बीटा गैमा के टर्म्स में। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हैं ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, पूरा वाला ट्राइंगल ले लीजिए सी ए ओ, सी ए ओ। इस ट्राइंगल में अल्फा क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल, तो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, आई प्लस गामा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। फिर इन ट्राइंगल सी ए आई, इस ट्राइंगल में सी ए आई। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसमें, बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, क्योंकि बीटा एक्सटीरियर एंगल है और गामा और आर क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स। तो इससे आगे अपने को आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब आई और आर की वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो बाय इक्वेशन 1 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू इनटू बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू बीटा माइनस म्यू गामा, अल्फा माइनस म्यू बीटा इज इक्वल टू गामा ट्रांसफर कर दो, गामा माइनस म्यू गामा, अल्फा माइनस म्यू बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस म्यू गामा, या फिर अल्फा माइनस म्यू बीटा इज इक्वल टू गामा को कॉमन निकाल दो, माइनस गामा को कॉमन निकाल, माइनस गामा कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा म्यू माइनस 1। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, अल्फा इज इक्वल टू आर ए पी अपॉन पीओ, ए पी अपॉन पीओ, या ए पी अपॉन पीओ मतलब माइनस यू, फिर बीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन, तो बीटा है इस एंगल के लिए आर ए पी अपॉन पी आई, तो ए पी अपॉन पी आई, तो ए पी अपॉन माइनस बी, एंड गामा इज इक्वल टू आर ए पी अपॉन पी सी, तो ए पी अपॉन पी सी हो जाएगा ए पी अपॉन पी सी मतलब माइनस आर। तो बाय इक्वेशन 2 ये अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हमने फाइंड की उनको सब्स्टिट्यूट कर दें, जाएगा ए पी अपॉन माइनस यू माइनस म्यू इनटू बीटा ए पी अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस
गामा, गामा मतलब AP अपॉन माइनस R इंटू म्यू माइनस 1। AP कैंसिल, कॉमन निकल कर रहेगा -1/2 माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन V इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल तो म्यू -1/r। इसका मतलब म्यू अपॉन V -1/u इज इक्वल टू म्यू -1/r। मतलब चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉन्केव सरफेस, दोनों सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला सेम होता है, म्यू अपॉन V -1/u is equal to mu -1/r. What is mu? Refractive index of second medium with respect to first, or refractive index of denser medium with respect to rarer medium. And u, distance of object from pole, v, distance of image from pole, and r, radius of curvature of concave surface. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेसेस। थोड़ा समझने की चीजें हैं तो समझिएगा। ये स्फेरिकल सरफेस अभी लेंस नहीं है, लेंस में तो दोनों सरफेस कर्व होते हैं। इसमें एक डेफिनेशन बनती है जिसको अपन बोलते हैं पोल। जैसा मिरर में देखा था बिल्कुल वैसा ही, ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड सरफेस और स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है पोल के बाद, पोल को अपन डिनोट करते हैं P। सेकंड होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर के सेंटर को, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। Center of the sphere from which the spherical surface, one of its part, is called center of curvature. It is denoted by C. Third, principal axis, this line, principal axis, PC line, line joining pole to the center of curvature is called principal axis. इसमें बच्चों एक डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट फोकस पॉइंट। यहाँ पर दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस और एक सेकंड फोकस। ये फोकस पॉइंट जो इनको अपन कैपिटल F1 और कैपिटल F2 से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जिससे जब रेस पास हो, इंसिडेंट रेस पास हो, और यदि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे पॉइंट को जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच इफ द इंसिडेंट रेज आर पासेस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड फर्स्ट फोकस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F1। फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस पॉइंट। सेकंड फोकस पॉइंट
कैपिटल F2 से डिनोट करते हैं। तो यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट करें और आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट होती है या अपीयर होती है मीट होते हुए, उसको बोलते हैं सेकंड फोकस पॉइंट। ये कॉन्वेक्स सरफेस एक्चुअली में कन्वर्जिंग सरफेस है। जब इस पर इंसिडेंट होती है तो कन्वर्ज होती है, जबकि कॉन्केव सरफेस जो होता है वो डाइवर्जिंग सरफेस है। मतलब इसमें जब रेज इंसिडेंट होती है तो ऐसी डाइवर्ट हो जाती है, पीछे एक्सटेंड होके तो फिर इस तरीके से किसी पॉइंट पर अपीयर होने मीट होती है, इसको बोलते हैं सेकंड फोकस। The point on the principal axis on which the incident rays which is parallel to principal axis are meet or appear to meet is called second focus. It is denoted by capital F2. फिर नेक्स्ट बच्चों इसमें सिक्स्थ होता है फर्स्ट फोकल लेंथ स्मॉल f1, फिर सेकंड फोकल लेंथ f2. The distance between pole and first focus point is called first focal length, and distance between pole and second focus point is called second focal length. इसके अलावा 8 2f1 point and 9 2f2 point. तो ये जो फर्स्ट फोकल लेंथ है इसके डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं 2f1 पॉइंट। फर्स्ट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन 2f1 पॉइंट, और सेकंड फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं 2f2 पॉइंट। The point on the principal axis whose distance from pole is twice of f1, twice of first focal length, is called 2f1 point, and the point on the principal axis whose distance from pole is twice of second focal length is called 2f2 point. तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमको समझना चाहिए, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको समझना इंपॉर्टेंट था।